नमस्कार। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली के साथ बीजेपी शासित राज्यों में भी दूषित पानी की जांच की जाए। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से निवेदन है कि पानी की जांच में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी शामिल करें। उन्होंने कहा कि गुजरात के प्रमुख शहरों अहमदाबाद, पालनपुर, मेहसाना, पाटन, बसानकांठा, साबरकांठा सहित कई बड़े शहरों में पानी की भीषण स्थिति है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भूजल और नदियों का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि कोर्ट ने मुख्य सचिव को बुलाकर फटकार लगाई है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र, गाजियाबाद, फिरोजाबाद शहरों में पानी की किल्लत है। सीवर का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के शहरों में गंदा पानी पीने से लोगों को पीलिया, टाइफाइड और लीवर से संबंधित रोगों की शिकायत आ रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर दिल्ली में गंदे पानी की जांच करने की मांग की थी। हमें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली वालों पर इतना ध्यान देंगे तो बाकी राज्यों के लोगों का दिल टूटेगा कि पूरे देश के मंत्री केवल दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली में जल संकट को नकार रहे हैं। पानी का भारी संकट झेल रही दिल्ली की अधिकृत कॉलोनियों, गांवों और झुग्गियों बस्तियों में रहने वाली जनता आप नेता से जानना चाहती है कि अगर दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं तो उनके घरों के नल क्यों सूखे हैं और क्यों सरकार टैंकरों से जल आपूर्ति करने को बाध्य है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह अन्य राज्यों के पानी के मुद्दे उठाकर दिल्ली में पानी संकट को दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे दिल्ली की जनता खासकर गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। खेद का विषय है कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष जल संकट सुलझाने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए दिल्ली में पानी की, तो पानी की किल्लत और दूसरी तरफ पानी दूषित जिस तरीके से हो रहा है, उसको लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं ये पानी की जांच कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो दिल्ली में पानी की जांच कर रहे हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने अलग ही तरीके का एक पत्र लिखा है। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर की, तो दिल्ली के अंदर बिल्कुल पानी जो है वो कहीं ना कहीं दूषित होता हुआ नजर आ रहा है। पानी की कमी भी देखने को मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो पानी की कमी खास तौर पर देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर भाजपा जो है वो दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से कह सकते हैं जल मंत्री को जिस तरीके से पत्र लिखा है, यानी केंद्र सरकार के जो जल मंत्री हैं उनको पत्र लिखा है गजेंद्र सिंह शेखावत को, कि दिल्ली के अंदर जो पानी की कमी है या फिर कहें दूषित पानी पीने के लिए जनता मजबूर है। झुग्गी बस्तियों की बात करें, वहां पर पानी अगर आता भी है तो गंदा पानी आता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके की बात जरूर की जा रही है। मगर यहाँ पर जांच के लिए जो कहा जा रहा है सिर्फ दिल्ली के ही लिए क्यों किया जा रहा है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का कहना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि केंद्रीय मंत्री जो है जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो केंद्र के हैं, यानी कि पूरे सभी राज्यों की निगरानी जो है वो पानी की आपूर्ति जो है या फिर कहें जल की आपूर्ति जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में आती है। और केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली सरकार की ही जांच क्यों करना चाहती है, यानी दिल्ली के अंदर जो पानी गंदा पानी आ रहा है या फिर पानी की कमी है उसको ही जांच क्यों करना चाहती है, बाकी राज्यों में भी करनी चाहिए, क्योंकि बाकी राज्यों में भी पानी की कमी देखने को मिल रही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो या फिर कहें गुजरात हो, इन तमाम जगहों पर भी पानी की कमी देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर अब राजनीति भी होती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो राजनीति जो पारा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, भाजपा दिल्ली सरकार की जांच करना चाहती है और जांच दिल्ली सरकार जो है वो भाजपा शासित राज्यों की
जांच करवाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप से जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जनता को चाहिए, अगर दिल्ली सरकार अगर सत्ता के अंदर आई थी तो उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि दिल्ली की जनता को फ्री पानी मिलेगा, यहाँ तक कि साफ पानी मिलेगा और दूषित पानी नहीं मिलेगा। मगर दिल्ली सरकार को आए हुए भी लगभग काफी समय हो चुका है, मगर अभी तक दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। और फ्री पानी की बात करें तो फ्री पानी भी सिर्फ कुछ इलाकों के अंदर है। मगर यहाँ पर हम्म। बात करें दिल्ली के अंदर की, तो दिल्ली के तमाम इलाकों की बात करें, झुग्गी बस्तियों की बात करें, या फिर जो कच्चे एरिया हैं या फिर गांव जैसे एरिया हैं, उनके अंदर भी पानी की कमी देखने को मिल रही है। और बार बार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है पहले अपने गलेवान में देखें कि किस तरीके से पानी की कमी देखने को मिल रही है। मगर दिल्ली के अंदर की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, दूषित पानी पीने के लिए जनता बिल्कुल मजबूर होती नजर आ रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हर राज्य की सरकार कहें या फिर केंद्र सरकार कहें, दोनों ही जिम्मेवार है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं और राज्यों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उनके राज्यों में भी पानी की कमी ना हो, जनता को दूषित पानी ना पीना पड़े। और जो बीमारियां बन रही हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जिम्मेवार है। मगर यहाँ पर एक दूसरे से आरोप अच्छा लगाने से अच्छा है जनता के बारे में सोचा जाए। जी। राजीव, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो फ्री बिजली पानी की बात करती है और कहती है कि हम जनता को फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है। लेकिन फ्री पानी में इतना दूषित पानी अगर दिया जाएगा तो जनता को और ज्यादा बीमारियां झेलनी पड़ेगी। तो क्या ये जो समस्या है ये आम जनता को वाकई देखने को मिल रही है? वाकई दिल्ली में पानी दूषित है या फिर ये सिर्फ जांच का विषय है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर की, जिस तरीके से दिल्ली सरकार जब आई थी तो बिजली फ्री, पानी फ्री की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर कह सकते हैं पानी की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। और खास तौर पर ग्राउंड लेवल की बात करें, आनंद पर्वत की बात करें, नबी करीम जैसे एरिया की बात करें, जो सेंटर दिल्ली के अंदर आते हैं, और सेंटर दिल्ली के अंदर ही पानी की कमी देखने को मिल रही है। लगातार जनता जो है वो टैंकरों से पानी भरने के लिए मजबूर है। टैंकर आते भी हैं तो एक इलाके के अंदर अगर एक टैंकर आता है तो उसके अंदर सोचिए अगर 5,000 लोग रहते हैं तो 5,000 के अंदर वो टैंकर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आती हैं और कई बार झगड़ा भी होता है। और इसी को हम्म। लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी नजर आते हैं। मगर यहाँ पर बात करें दूषित पानी की, दूषित पानी बिल्कुल कई राज्यों के कई इलाकों के अंदर आ रहा है। दिल्ली के अंदर की भी बात करें, दिल्ली के अंदर भी सीवर का पानी कई बार जल बोर्ड के साथ मिक्स होकर आता है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां बिल्कुल बनी हुई है। नबी करीम जैसे एरिया की बात करें, यहाँ पर पानी आता भी है तो बहुत कम आता है, या फिर कहें दूषित पानी आता है। ऐसे ही तमाम जो इलाके के, संगम बिहार की बात करें या फिर और इलाकों की बात करें, इन तमाम जगहों पर दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं पानी की कमी है और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। मगर दूषित पानी पिया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग बाग बीमार होंगे, और बीमारी से फिर दिल्ली सरकार से गुहार लगाई जाएगी कि दिल्ली सरकार जो है अस्पतालों के अंदर सुविधाएं कराएं। मगर दिल्ली सरकार टेस्टिंग फ्री जरूर करा रही है अस्पतालों के अंदर, यहाँ तक कि मोहल्ला क्लिनिक भी खोले गए हैं। मगर उनके अंदर जो आने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा बीमार इसी पानी की वजह से होते हैं। और कहीं ना कहीं पेट की खराबी की बात करें या फिर और दिक्कतों की बात करें, वो सबसे ज्यादा जनता जो है वो इस पानी की वजह से ही दूषित बीमार होकर अस्पतालों की तरफ जाते हैं। और फिर बार बार राज्य सरकारों को से गुहार लगाई जाती है, राज्य सरकार है, फिर केंद्र सरकार से गुहार ठीक लगती है। है। मगर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों, जिम्मेवारी सबकी बनती है और जनता के लिए जो वादे किए गए हैं उन वादों से खरा उतरना चाहिए। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब यूपी बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची तैयार करने में जुट गई है। साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि अब की बार बीजेपी की सूची सबको चौंका सकती है, क्योंकि पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा इस बात की भी अटकलें हैं कि पार्टी योगी कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री को भी राज्यसभा भेज सकती है। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी लगातार प्रत्याशियों के चयन में जुटी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री का नाम उन 20 संभावित प्रत्याशियों की सूची में शामिल है, जिन्हें पार्टी की प्रदेश इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व में भेजने का निर्णय लिया। वहीं बात अगर यूपी विधानसभा की करें तो मौजूदा समय में यहां बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए राज्यसभा की 7 सीटें आसानी से अपना नाम कर सकता है। वहीं अखिलेश यादव की सपा 3 सीटें जीत सकती है। इसी बात की भी चर्चा है कि 11वीं सीट के लिए हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर बीजेपी लखनऊ में एक कारोबारी को मैदान में उतार सकती है। जिस व्यवसायी को बीजेपी अपने 8 उम्मीदवारों के रूप में पेश कर सकती है, वो भी एक दिवंगत राजनेता के बेटे हैं। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो राज्यसभा के लिए बीजेपी अपने कुछ वरिष्ठ सांसदों को फिर से मौका दे सकती है। इनमें शिव प्रताप शुक्ला, जफर इस्लाम, जयप्रकाश निषाद, सुरेंद्र नागर और संजय सेठ का नाम चर्चा में है। इसके अलावा पार्टी एक बड़े ब्राह्मण नेता को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि शिव प्रताप शुक्ला को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा या नहीं, पर इस बीच पार्टी के राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम भी चर्चा में है। चुनावों की सूची जो है वो कहीं ना कहीं जारी जल्द हो सकती है। बीजेपी इसको लेकर पूरी मशक्कत कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इस पर चर्चा कर रही है। अब देखना होगा कि इस बार की ये सूची किसको चौंका सकती है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सूची जो है वो इस बार चौंका सकती है। कई केंद्रीय मंत्री के नाम भी शामिल है जिनको राज्यसभा भेजने की तैयारी बीजेपी कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से राज्यसभा की सूची कहीं ना कहीं जारी होने वाली है, अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पूरी मशक्कत कर रही हैं और पूरा विचार विमर्श इस पर किया जा रहा है कि किसके नामों पर मुहर लगाई जाए और किसे राज्यसभा भेजने की तैयारी है। दोनों ही पार्टियों का बताइएगा कौन कौन से नाम चर्चा में है और किस तरीके से पार्टी में मशक्कत जारी। चर्चाओं की बात करिए तो 10 जून को राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा को चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों का ऐलान तो कर दिया है, जिसमें कपिल सिब्बल है, डिम्पल यादव है और एक नाम और समाजवादी पार्टी का है जिन्होंने नामांकन भी कर दिया है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का नाम नंबर है और अब भाजपा राज्यसभा सांसदों की प्रत्याशियों की सूची भी बनाने को तैयारी में जुट गई है। साथ ही एक ही साथ जो चर्चा की बात की जाए तो अब की बार भाजपा की सूची की सबको चौंका सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि अपने वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा भेजने की तैयारी में जुट गई है उत्तर प्रदेश सरकार। और कहीं ना कहीं 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को देखते हुए, प्रत्याशी के चयन को देखते हुए योगी सरकार के वरिष्ठ नाम मंत्री का नाम भी इसमें शामिल है। हालांकि नामों की अभी घोषणा साफ नहीं हो पाई है और 20 संभावित प्रत्याशियों की सूची बनाई गई है और कहा जा सकता है जिन पार्टियों की प्रदेश व इकाई केंद्र नेतृत्व में भेजने का निर्णय किया, जिसमें राज्यसभा भेजने के इसमें केंद्र सरकार के भी पदाधिकारी होंगे और राज्य सरकार के भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं 11 सीटों पर महामुकाबला होने की तैयारी में है। और कहा जाता है कि अगर यूपी की विधानसभा की बात करें तो मौजूदा समय में भाजपा का नेतृत्व एनडीए सभा की 7 सीटें आसानी से नाम कर सकती है और अखिलेश यादव की सपा की 3 सीट कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकती है। और वहीं बात की जाए तो 11 सीटों को लेकर लखनऊ के कारोबारी को मैदान में उतारा जा सकता है। ये संभावित नाम कहा जा सकता है कि संजय सेठ हो सकते हैं और कहीं ना कहीं
जो 8 व्यवसायी में भाजपा की उम्मीदवार के रूप में आप पेश कर सकती है। इसमें एक दिव्यांग नेता है, उनके बेटे का भी नाम है और वरिष्ठ योगी मंत्री के राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। और कहा जा सकता है कि कुछ सांसद जो वरिष्ठ मौका उनको कहीं न कहीं मिल सकता है उसमें। हालाँकि शिव प्रताप जी को पहले ही सांसद बनाया गया था। उनको नाम की चर्चा भी है, लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि नहीं भेजा जाएगा, लेकिन नाम चर्चा में है। वहीं जफर इस्लाम है, जयप्रकाश निषाद है, सुरेंद्र नागर है और संजय सेठ का नाम जोरों पर चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश से। और कहीं न कहीं इसके अलावा एक ब्राह्मण नेता का बड़ा चेहरा भी इसमें शामिल, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात की जाए तो 2022 के चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है और कहीं न कहीं ज्वाइनिंग से लेकर जो तमाम हैं वो पार्टी की कमान के तौर पर काम किया था और कई नेताओं को अपनी ओर बुलाया था भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और कहीं न कहीं उनको ज्वाइनिंग भी कराई गई थी। फिलहाल ये माना जा रहा है कि भाजपा की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जाट नेता भी हो सकता है और सूची में शामिल होने की संभावना है। और नेताओं का जिक्र ना किया जाए, नाम भी कहा गया है कि नेताओं के नाम का जिक्र ना किया जाए, लेकिन साफ तौर पे कहा सकता है कि 2024 का चुनाव है और 2024 का चुनाव को देखते हुए जिससे कैबिनेट अभी हाल में ही केंद्र सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ था, तो उसमें पिछला वर्ष से लेकर जाटों तक की जगह दी गई थी। उत्तर प्रदेश के कई पिछले वर्ष नेता थे, उनको कहीं ना कहीं शामिल किया गया था। तो 2024 को देखते हुए भी ये राज्यसभा जो प्रत्याशी को भेजा जाएगा उनको पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसमें जाट भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, तो सबके वर्गों का अलग अलग वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और राज्यसभा भेजने का काम किया जाएगा। जितेंद्र, जिस तरीके से तमाम चीजें आपने बताई, किस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, एक ऐसा नाम भी है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी हो सकता है। वो ऐसे कौन से नाम है जिन पर कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिनको राज्यसभा भेज सकते हैं बीजेपी? देखिए, उसमें केंद्र नेतृत्व की बात किया, मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं जो कि काफी बड़े नेता भी हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जब राज्यसभा उम्मीदवार कपिल सिब्बल को बनाया गया था तो उनको भी देखा गया था। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि केंद्र के नेतृत्व को भेजा जाए। मुख्तार अब्बास नकवी हालांकि झारखंड से अभी वो है राज्यसभा सांसद, लेकिन 7 जुलाई को उस पर रिटायर हो जाएंगे। और नरेश अग्रवाल का नाम भी चर्चा में आ रहा है क्योंकि उनके बेटे नितिन अग्रवाल योगी सरकार में मिनिस्टर भी हैं और नरेश अग्रवाल का भी नाम किया जा रहा है। तो वहीं आजम खान को भी ये कहा जा रहा है कि जवान दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि मुख्तार अब्बास नकवी का भी एक नाम चल रहा है और वर्गों को ये कह सकते हैं, जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार उतर रही है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। पंजाब की मांग के जवाब में केंद्र ने धान की बुआई के मौसम के लिए निर्बाध कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया। वहीं चंडीगढ़ केंद्रीय बिजली और कोयला मंत्रियों ने पंजाब के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आगामी धान की बुआई के मौसम के लिए राज्य को समय पर और नियमित कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया है। और यह आश्वासन केंद्रीय बिजली और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की सह अध्यक्षता में पंजाब सहित राज्यों के साथ दिन में पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान किया गया था। राज्य के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बैठक के दौरान नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति के लिए पंजाब की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए राज्य के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आने वाले मौसम को देखते हुए समय पर और कुशल प्रक्षेपण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र का पूर्ण मूल्यांकन किया था। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने देश भर में मौजूदा कोयले की स्थिति के कारण राज्य की चिंताओं को उठाते हुए केंद्र से लंबे समय तक बिजली की कमी से निपटने के लिए वैकल्पिक तंत्र तैयार करने का आग्रह किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए कृषि की, तो जिस तरीके से आने वाले समय में बुआई का मौसम लगातार आने वाला है, मौसम भी कुछ इसी तरीके का है, इसको लेकर कोयले की कहीं ना कहीं कमी पंजाब सरकार के पास थी, जिसको लेकर मुलाकात पंजाब के बिजली मंत्री ने की तमाम बिजली मंत्रियों से, क्या कुछ अहम जानकारी? जी मुस्कान, देखिए अगर हम बात करें तो इस बार अगर हम कहें कि बिजाई के लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 14 जून और 16 जून है। अगर हम कहेंगे ये 2 टाइम पीरियड रखे गए हैं। पर इसके अलावा आपको बता दें कि जो बॉर्डर्स में अपने सूबे आते हैं वहां पर 10 जून से ही बिजाई शुरू हो जाएगी। तो इसको लेकर पंजाब में डिमांड, बिजली की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके लिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी ना वो ज्यादा तो कोल आधारित है, अगर हम कहेंगे बिना कोयले के नहीं चलते पावर प्लांट, तो उसके लिए कोयले की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि गर्मी का ही पीक सीजन है, जून शुरू होते ही गर्मी का पीक सीजन शुरू हो जाएगा, बच्चे घरों पे रहेंगे तो जो पावर कंजम्पशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके लिए अगर पंजाब में सफिशिएंट पावर सप्लाई है, क्योंकि मोटरें चल रही हैं, लोगों के घर के एसी चल रहे हैं और कई कई चीजें चल रही हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के, अनइंटरप्टेड कोयले की सप्लाई है। तो इसको लेकर लगातार पंजाब सरकार प्रयास कर रही थी कि पंजाब को और ज्यादा कोयला मिले। और इसी कड़ी में अगर हम कहें कि कल जब केंद्रीय कोयला मंत्री से बात की गई तो सीधे तौर पे इसके ऊपर बात रखी गई, उनको जानकारी दी गई कि हमें करीबन 20 रैक पर डे, 20 रैक जो ट्रेन के एक रैक होता है, हमें 20 रैक की पर डे जरूरत पड़ेगी। इस बार जो गर्मियों का सीजन निकाला, अगर जून का महीना निकाला तो कम से कम 20 रैक्स की पर डे यूज होगी। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए उसके ऊपर आश्वासन मिला है पंजाब सरकार को। खुद अगर हम कहेंगे बिजली मंत्री हरभजन ईटीओ ने इसके ऊपर बात की और उनको आश्वासन दिया गया है कि जितनी जरूरत होगी उतनी आपको जरूर मिलेगी। पर सवाल यह है कि क्या वो सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार और अगर हम कहेंगे स्टेट सरकार दोनों अपने हिसाब से देखते हैं। देखिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरे भारत की सप्लाई को कंसिडर करना होता है, पूरी सप्लाई को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पर हर सुबह जाता है कि उनको जो खुद की जितनी जरूरत है वो पूरी की जाए। तो हमारी तरफ से 20 रैक पर डे की डिमांड रखी गई है, आश्वासन मिला। अभी देखना हो क्या सफिशिएंट सप्लाई आती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। जी मुस्कान। ठीक है, सफिशिएंट सप्लाई आती है नहीं, इसके लिए आश्वासन तो दिया गया है। और पूरी जो बैठक हुई उसके बाद बिजली मंत्री का क्या कुछ कहना है, हरभजन सिंह का? देखिए मुस्कान, अगर हम सीधे बात करें तो हरभजन सिंह ईटीओ की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया। उन्होंने क्या है कि केंद्र से उन्हें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, जो उनकी तरफ से डिमांड्स रखी गई थी उन्हें कंसिडर किया गया। और जो उन्होंने रीजन बताए कि जैसे कि हमारे प्रोडक्शन की बात कर लेते, 183 टन मेट्रिक टन की पिछली बार की पैदावार थी। इस बार अगर हम राबी सीजन की बात करें तो 100 लाख मेट्रिक टन की पैदावार की बात की जा रही है। तो इसके लिए जो सप्लाई है, जो जरूरत है, चाहे बिजली की हम बात कर लें, बहुत ज्यादा है क्योंकि मोटर्स बहुत ज्यादा चलने वाली है, गर्मी इस बार ज्यादा है तो ऑफकोर्स मोटर की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पानी ज्यादा लगे तो मोटर ज्यादा चलेंगी। तो ऐसे में आश्वासन तो मिल चुका है। खुद जो बिजली मंत्री हरभजन ईटीओ वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है कि सरकार, केंद्र सरकार ने उनकी बात सुनी है और जो 20 रैक पर डे की डिमांड की गई है, जो जरूरत है उसकी आपूर्ति उनको उस हिसाब से की जाएगी।
ठीक है। अब जिस तरीके से बात की जाए बुआई की, तो कहीं न कहीं किसानों के लिए ये समस्या होगी अगर बिजली की आपूर्ति है वो पूर्ण तरीके से ना हो। हालाँकि कई राज्य ऐसे भी है जहाँ पर ये कहा गया है कि किसानी जब होगी, जब बुआई का समय होगा, उस समय में पूरे तरीके से बिजली बाधित किसी भी तरीके से ना की जाए। लेकिन जिस तरीके से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आम लोगों को भी यहाँ पर बिजली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए कंज़प्शन बहुत ज़्यादा हो गई है बिजली की। जी मुस्कान, देखिए बिजली बहुत ज्यादा यूज में आ रही है और इसका सीधा रीजन है, इस बार गर्मी समय से पहले शुरू हो गई थी। अगर हम सीधे आते हैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं का दाना भी सिकुड़ गया था क्योंकि इस बार गर्मी इतनी ज्यादा थी। समय से पहले गर्मी शुरू हो गई थी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि लोगों के घर में जो आमतौर पर हमें बिजली देखने को मिलती थी, जो बिजली की हमें जरूरत की बात होती थी, तो इस बार कहीं ना कहीं बिजली की जो नीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो सप्लाई है, डिमांड है, उसको मैच करके रखा जाए। अगर हम बात करें तो हर बार जो डिमांड होती है वो एक्सेस, अगर हम कहते हैं कि जो एक्सपेक्ट है उससे ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इस बार की भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा इंक्रीज की हम उम्मीद करें कि इस बार बिजली की जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ेगी। बट सवाल ये है कि क्या वो सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि स्टेप्स तो उठाए जा रहे हैं। अगर हम कहें कि सरकार की तरफ से बार बार स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, पावर लाइन पेश की जा रही है, जो पुरानी जो ट्रांसफार्मर उसको चेंज किया जा रहा है कि लोगों को दिक्कत ना आए, पर में ये होता है कि ओवरलोड हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, उसको रिपेयर करना पड़ता है और कई जगहों पे बिजली कई दिनों तक नहीं आती है। तो ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोशिश की जाए कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बनी रहे। जी हुँ। ठीक है, पावर सप्लाई जो है वो लगातार बनी रही, ये किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है, आम जनता के लिए भी कहीं न कहीं ये फ़ायदेमंद होगा। अब ये जो बैठक हुई, इसको लेकर आश्वासन दिया गया है, लेकिन अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, तो क्या सरकार के लिए कोई बी प्लान सरकार के पास? अमित, आवाज़ मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से तमाम, क्योंकि पंजाब में अब बुआई का मौसम आने वाला है और इसी को लेकर जिस तरीके से बिजली की आपूर्ति ज़्यादा हो रही है, उसको लेकर अब बैठक में केंद्र की तरफ से आश्वासन दिया गया है। फिलहाल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ जल्द चार्जशीट लगाएगी। इसे लेकर लाने के मकसद से आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में अहम बैठक बुलाई गई है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किन्हीं कारणों से इस बैठक को कुछ समय के लिए टाल दिया है। लेकिन चार्जशीट कमेटी के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ जल्द विभिन्न विभागों में हुई धांधलियों के सबूत इकट्ठे किए जाएं। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने पार्टी को चार्जशीट कमेटी गठित कर रखी है। कुलदीप सिंह राठौड़ अध्यक्ष रहते हुए चार्जशीट कमेटी की बैठक भी कर चुके थे। इस बीच प्रतिभा सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब प्रतिभा सिंह इस कमेटी को दोबारा बैठक बुलाएंगी। इसमें सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ जल्दी चार्जशीट तैयार करने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश में अगले 4 से 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस चार्जशीट के बहाने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मसले पर घेरने का प्रयास करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो राज्य स्तरीय जो कमेटी है वो एक चार्जशीट लाने जा रही है, किस तरीके की है चार्जशीट? जी देखिए मुस्कान की, जिस तरह से हिमाचल की रिवायत रही है, ये जो विपक्षी दल रहता है वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक चार्जशीट लाता ही लाता है। इससे पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तो कांग्रेस के खिलाफ एक बार नहीं बल्कि 2 बार चार्जशीट लेकर आई थी।
हालांकि जो चार्जशीट है एक मतलब एक सिर्फ एक ये बोल सकते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने का सिर्फ जरिया है, क्योंकि इसमें जो है आरोप तो ये गंभीर लगाते हैं जितने जो मंत्री हैं, वर्तमान में मंत्री है या अधिकारी हैं, जितने भी जो धांधलियों में शामिल है या जिनके खिलाफ बड़े जो आरोप लगते हैं, उनको इस चार्जशीट में शामिल किया जाता है। और ये जो चार्जशीट है ये गवर्नर को सौंपी जाती हैं, और इसमें जो है मांग की जाती है कि इसमें जो चार्जशीट में जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो, और ऐसे जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो है न्यायिक जांच हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चार्जशीट अभी जो कांग्रेस है, अभी आपको पता है कि आने वाला इलेक्शन है, तो ऐसे कांग्रेस है वो एक बिल्कुल ही सुप्त अवस्था में भी फिलहाल हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने संगठन को जो है मतलब मजबूत करने में लगी हुई है, और इसके अलावा कोई गतिविधि फिलहाल बड़ी कांग्रेस की तरफ से हिमाचल में नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जो है जो अभी वर्तमान के अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उन्होंने जो है ये एक बड़ा जरिया निकाला है विपक्ष, ये जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, इस पर एक हमला करने का, भाजपा को जो भाजपा की जो सरकार है उसको आक्रामक रुख दिखाने का और आक्रामकता करके उसको बैकफुट पर लाने का जो है प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा ये तोड़ निकाला है कि जो अभी वर्तमान में जो मंत्री है, जो नेता है, जो अधिकारी है, जिनके खिलाफ बड़े आरोप लग रहे हैं, जिनके ऊपर जो जैसे पुलिस भर्ती लीक का मामला है या जेईई वाला है या अन्य जो मामले हैं, वन भर्ती में जो धांधलियों के आरोप लगे थे या अन्य जो भर्तियां उनमें धांधलियों के आरोप लगे थे, ऐसे सभी मामलों को जो है कांग्रेस चार्जशीट में शामिल करेगी, और जल्द ही वो जनता के बीच में जाएगी और गवर्नर को भी सौंपेगी कि इसमें जो है सही से जांच हो, और जो आरोप है उनकी जो जांच करके जो जो भी जिनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनके खिलाफ एक जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी इनकी मांग रहती है। आज जो बैठक होने वाली थी उस बैठक को टालने का क्या कारण कोई समझ आया? जी, फिलहाल तो जो है बताया जा रहा है कि पदाधिकारी पूरे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं, विभिन्न कमेटियों में जो लोग हैं, उनको जो है इस चार्जशीट कमेटी में शामिल किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है चार्जशीट कमेटी इनकी बननी है, वो देखेंगे कि उसका अध्यक्ष किसको बनाते हैं। उसके बाद जो चार्जशीट जो कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, वो अपने स्तर पर जल्द से जल्द जो एक चार्जशीट पूरा तैयार करने का जो है वो तैयार करेंगे, और वो ही मतलब जो सरकार है उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करके गवर्नर को सौंपेंगे। तो अभी फिलहाल जो है जल्द ही मतलब 1-2 दिन में ये बैठक जो है वर्तमान की जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, वो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में करेंगी। लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जो अभी जो पदाधिकारी पूरे नहीं है, और उसके अलावा जो है जो विभिन्न जो इनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, उनकी जो बैठकें लगातार हो रही है, जैसे पिछले कल अनुसूचित जाति की थी, आज महिला मोर्चा की, महिला जो संगठन है इनके उनकी थी, इसी तरह जो विभिन्न मोर्चे हैं, विभिन्न संगठन हैं, उनकी जो बैठकें, उनके जो पदाधिकारियों की बैठकें वो कांग्रेस अपने कार्यालय में कर रही है। तो इसी कारण से इसको जो है चार्जशीट कमेटी को लेकर जो अलग से जो बैठक होनी है उसको लेकर थोड़ा सा डिले अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। टीना जी, फिलहाल ये जो चार्जशीट इस बार लाई जाएगी, इसमें कांग्रेस जो है ऐसे कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो रख सकती है? जैसे पेपर लीक आपने बताया, इससे इतर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है वो इसमें मुख्य भूमिका निभाएगी? जी देखिए, जिस तरह से अभी आईपीएच में एक बड़ा मामला उठा था कि पानी की जो सप्लाई के लिए जो पाइप उनमें एक बड़ा घोटाला हुआ है, उसी तरह से वन भर्ती के मामलों में जो कहा गया था कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ है, आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, घूस लेने के आरोप लगे थे। उसके अलावा जेईई की जो भर्ती है उसमें भी इसी तरह के आरोप लगे हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की जो भर्तियां हैं और जो अधिकारी है, जैसे कहा गया है कि हिमाचल में आर्थिक संकट के बावजूद बड़े स्तर पर जो है बड़ी चीजों की खरीद फरोख्त की गई। आपको याद होगा कि जो हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री तत्कालीन रहे थे विपिन सिंह परमार, उनको भी इन्हीं बड़े कारणों से अपने पद से इस्तीफा देकर उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। उनके ऊपर जो स्वास्थ्य मंत्रालय था उसमें गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा जो सैनिटाइजर घोटाला था, जिसमें कई जो अधिकारी जो थे वो जांच के घेरे में थे, यहाँ तक कि सचिवालय के कई अधिकारी, कई कर्मचारी इस घोटाले में शामिल पाए गए थे। कोरोना काल में ये बड़ा घोटाला हिमाचल में पाया गया था। ये एक बहुत बड़ा जो घोटाला था, इसको लेके जो कांग्रेस ज्यादा हमलावर इसी को लेकर होगी, क्योंकि इसके लिए जो दो बड़े, एक तो जो स्वास्थ्य मंत्री उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, दूसरे जो तत्कालीन जो प्रदेशाध्यक्ष थे भाजपा के डॉक्टर राजीव बिंदल, उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ा जो मामला है कांग्रेस के सामने फिलहाल ये है। और इसके अलावा जो पुलिस भर्ती लीक का जो मामला है, फिलहाल वो भी एक बहुत बड़ा मामला बनकर उभर रहा है, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस है उसको जो युवा है, बेरोजगार युवा है जिन्होंने ये पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा था, उनका जो सहयोग मिलने की पूरी जो उम्मीद है वो कांग्रेस कर रही है।
ठीक है, कांग्रेस ये चार्जशीट लेकर आएगी तो क्या क्या लगता है जब ये गवर्नर को दी जाएगी तो क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि हमने जिस तरीके से आपने बताया लगातार ये देखा भी है कि जब ये चार्जशीट लाई जाती है उसके बाद भी कोई ऐसी सटीक कार्रवाई होती नहीं है ताकि ये कहा जाए कि जनता में एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि मैसेज जाए। लेकिन इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, क्या उसको लेकर अपने मंत्रियों पर भी कोई कार्रवाई कर सकती है बीजेपी? जी मुस्कान, आपने बिल्कुल जायज क्वेश्चन किया है, लेकिन ये एक देखने वाली बात है कि जो विपक्ष है, जो भी विपक्ष में रहता है, फिलहाल पिछले कुछ सालों से रिवायत में चल पड़ी है कि जो भी विपक्षी दल रहता है वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक चार्जशीट लाता है। हालांकि देखने में आया कि जो चार्जशीट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जब जो विपक्षी दल है वो सत्ता में आता है, जैसे कि भाजपा ने 2 चार्जशीट कांग्रेस के खिलाफ लाई और फिर जब वो खुद सत्ता में आई तो जिनके खिलाफ वो चार्जशीट में आरोप थे उन अधिकारियों को अभी तक क्लीन चिट मिल गई है। और यहाँ तक कि जो पूर्व में मंत्री रहे थे एक कांग्रेस के, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप भाजपा के तत्कालीन पदाधिकारियों ने लगाया था और चार्जशीट में उनका नाम बड़े बड़े उसमें उल्लेख में था और वो बड़ा मामला भाजपा ने भुनाया भी था। बाद में देखा गया कि भाजपा ने उन्हीं को टिकट दे दिया, वो ही भाजपा के टिकट पर जीत कर भी आए अपनी सीट से। तो देखने वाली बात यह कि सिर्फ ये जो चार्जशीट की जो रिवायत है वो सिर्फ सत्ता हासिल करने के जरिया है। इसमें जो है जनता सोचती है कि विपक्षी दल ने एक चार्जशीट तैयार की है और संबंधित जो भी इसके आरोपों के घेरे में आएंगे उनके खिलाफ जांच होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है। भाजपा की बात करें तो भाजपा की दोनों चार्जशीट फिलहाल कई बार पूछने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो आज पता नहीं कौन से ठंडे बस्ते में पड़ी है। इसी तरह जो कांग्रेस है, इनको भी एक बड़ा जरिया अभी फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि अगर सरकार को बैकफुट पे लाना है, सरकार के खिलाफ आक्रामकता दिखानी है, तो चार्जशीट से अच्छा ठीक है कुछ हो टीना नहीं जी। सकता, क्योंकि चार्जशीट में सारे हिमाचल के मसले शामिल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टनकपुर दौरा तय हो गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपचंद पाठक ने बताया कि योगी आदित्यनाथ 28 मई को 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से स्पोर्ट्स स्टेडियम में उतरेंगे। कार के काफिले के साथ बाजार के कई मार्गों से होते हुए गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं में बल्कि आम लोगों में भी उत्साह है। लोग इंटरनेट मीडिया में यूपी के मुख्यमंत्री के आगमन पर खुशी जताते हुए लोगों से गांधी मैदान में भारी संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से चंपावत में उपचुनाव होने वाले हैं, 31 मई को ये यहाँ पर चुनाव होंगे ताकि सीएम धामी पद पर बने रहें। इसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उनका टनकपुर दौरा है। उत्तराखंड आज वो आ रहे हैं और उत्तराखंड में आकर आज वो कई लोगों को संबोधित करेंगे और इसके साथ ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से लोगों को साथ सके ताकि चंपावत का जो चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में जाए।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंपावत से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज आने वाले हैं उत्तराखंड में, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुझे आपको बता दूं कि आज चंपावत के उपचुनाव के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज खुद मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और पूरी तरीके से भाजपा कहीं ना कहीं बेहद उत्साहित है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री हैं और एक बड़ा नाम है और वो खुद यहाँ पर जो पुष्कर सिंह धामी के प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, तो एक बेहद ही अहम दिन है और उसको लेकर के भाजपा की तरफ तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ करीब 11:30 बजे यहाँ टनकपुर पहुंचेंगे। उसके बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन यहाँ रखा गया है। उसके बाद वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे और यहाँ पर जो टनकपुर की तमाम जगहों पर यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद वो रवानगी कर लेंगे लखनऊ के लिए। जी, उनका ये जो कार्यक्रम है, टनकपुर का जो दौरा है, उसमें उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा और उसी के साथ जो चंपावत का उपचुनाव है उसको बीजेपी के पक्ष में रखने के लिए क्या आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ऐलान कर सकते हैं? बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बताऊं, देखिए हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा लगातार जब से उपचुनाव की यहाँ पर तारीखों का ऐलान हुआ था, भाजपा तब से सक्रिय हो चुकी थी और कोई भी मौका यहाँ पर नहीं छोड़ना चाह रही थी यहाँ पर अपने आप को वर्चस्व साबित करने के लिए। वही लगातार भाजपा करते हुए दिखाई देती है। लगातार तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ पर चंपावत में लगातार पहुंच रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर समय समय पर पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत की जाती है और यहाँ पर एक पूरी तरीके से एक टीम तैयार की गई है। एक यहाँ पर जो तमाम संगठन के बड़े चेहरे हों और सरकार के बड़े चेहरे, वो लगातार यहाँ पहुंचकर जनता के बीच में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक बेहद ही बड़ा मौका है चंपावत के लिए, तो वो जनता को समझाया जा रहा है। जनता इस बात को जानती है कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री अगर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो किस तरीके से यहाँ विकास किया जाएगा और वो क्या क्या विकास यहाँ पर हो सकता है, किन चीजों की दिक्कतें यहाँ पर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र बिंदु बनाया गया है। उन चीजों को लेकर के अब आज यहाँ पर यूपी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, बड़ा चेहरा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है और जिस तरीके से लोगों में लोकप्रियता उनकी लगातार है, एक यहाँ पर कौतूहल सा कहा जा सकता है कि बना हुआ है। उनको देखने के लिए अपार संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचना चाह रहे हैं और लोगों से मिलने यहाँ लोग लगातार पहुंच रहे हैं और 11:30 बजे करीब जब यहाँ पहुंचेंगे तो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद मुस्कान कार्यक्रम उनका रखा गया यहाँ पर जो चंपावत के जो यहाँ टनकपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो जाकर के एक रोड शो यहाँ पर हो सकता है और लोगों से यहाँ लगातार बात की जा सकती है, प्रचार प्रसार किया जा सकता है मुख्यमंत्री के चुनाव का। तो एक कहीं ना कहीं एक जो यूपी का जो एक उत्तराखंड के साथ जो नाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाते हुए दिखाई देंगे योगी आदित्यनाथ और पूरी तरीके से यहाँ जो पक्ष है वो भाजपा के माहौल में करते हुए दिखाई देंगे और जो भाजपा की जो जीत है कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ की तरफ से रहेगा। जी, ठीक है, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ का जो दौरा है, ये जो दौरा योगी आदित्यनाथ का है, ये कहीं ना कहीं चंपावत में जो पूरा चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में हो। हालांकि ऐसा कोई वहां पर मुकाबला देखने को मिल भी नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके यूपी के सीएम के तौर पर काफी ज्यादा लोकप्रिय नेता बीजेपी के हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर जब वो आ रहे हैं, लोगों में किस तरीके का उत्साह? बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से बात की है योगी आदित्यनाथ के दौरे की जब बात यहाँ चंपावत के लोगों को पता चली तो एक कहीं ना कहीं कौतूहल सा लोगों में बन गया, क्योंकि लोग चाहते हैं अपने नेता को देखना और जिस तरीके से जो उनकी नीति और रीति रही है यूपी को लेकर के, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से दोबारा कहीं ना कहीं वो आए हैं, तो उसको लेकर के लोगों में उत्साह देखने का। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव है और चुनाव को लेकर के पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में वो आ रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो व्यवहारिकता है वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में काफी अच्छी है और दोनों के बीच में संबंध कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि लगातार अच्छे यहाँ पर बने हुए, तो उसको लेकर के भी लोगों में वो उत्साह है और लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर उनके पहुंचने का। जिस तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और जिस तरीके से अगर जनसंपर्क वो करते हैं तो यहाँ पर भारी भीड़ यहाँ पर होने वाली है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं तैयारी हालांकि प्रशासन कर रहा है और भाजपा के तमाम लोग उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उसको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। अब इंतजार है यहाँ पर यूपी के जो सीएम है उनके आने का और लोगों से यहाँ पर उनसे मुलाकात करने का। जी, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। मुंबई में मराठी बोर्ड का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका को 31 मई तक का सभी दुकानों और होटल्स में मराठी भाषा में बोर्ड लगाने का अल्टीमेटम दिया है। मुंबई महानगर पालिका को मराठी बोर्ड लगवाने के साथ समय सीमा भी दी गई है, जिसके तहत बुधवार 25 मई को मनपा और सेंट्रल बोर्ड अधिकारियों की तरफ से उत्तर मुंबई के सभी व्यापारियों का एक शिष्टमंडल को मनपा अधिकारियों से मुलाकात कर मराठी बोर्ड लगाने की चर्चा हुई। इस दरमियान मनपा अधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों को मार्च में लगातार बोर्ड लगाने को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन बहुत कम संख्या में व्यापारियों ने बोर्ड लगाने का काम किया है। अधिकारियों का कहना है कि दुकान के बाहर लगाए गए किसी भी भाषा में बोर्ड के बाएं साइड बड़े अक्षर में मराठी भाषा में होना चाहिए, जबकि बोर्ड के दाईं तरफ लिखे गए अक्षर मराठी भाषा की तुलना छोटी होनी चाहिए। सर, इसके लिए एक हमारे तीनों वार्ड की जोन 7 की आर साउथ, आर सेंट्रल और आर नॉर्थ में जो व्यापारी भाई है उन सब की एक मीटिंग 25 मई को हमारे यहाँ बीएमसी के आर सेंट्रल वार्ड में कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी थी। और इनको इसी मीटिंग में कि जो बोर्ड मराठी में लगाने का है वो आपको कैसे लगाना है, वो इसके लिए हमने बताया कि आपका पहला मराठी में नाम होना चाहिए, उसके बाद में आप इंग्लिश या कोई भाषा में अगर नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन मराठी वाला ये जो आपकी दूसरी भाषा है उसके इतना या उससे थोड़ा बड़ा रहेगा, इसके बारे में हमने उनको जानकारी दी। व्यापारी इस पर चर्चा हो गई और हमने ये बताया कि ये जो एक्ट है ये बहुत 2018 में आया है और इसमें 9 के नीचे वाले जो व्यापारी है उनके लिए मराठी में बोर्ड लगाने का प्रावधान मार्च में आया। तो मार्च से अभी तक का जो समय है, हमारे वार्ड ऑफिसर ने यह कहा कि आपको वैसे तो हमने समय दिया था, उसमें आपका ये होना चाहिए था, फिर भी आपके यहाँ नहीं हो रहा है, इसके लिए हम ये जागरूकता अभियान आप लोगों में लाए हैं ताकि जो जिनको ये मालूम नहीं है उनको ये मालूमात पड़े और जल्द से जल्द वो 31 मई के पहले वो अपना बोर्ड लगा सके। ये हमारी इस तरह पे सबको संदेश इसके बारे में देना है। अभी जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से हमको 31 मई तक ही बोर्ड लगाना, ये हमारी सबसे गुजारिश है और उन्होंने वो करना चाहिए। अगर इसमें कोई टेक्निकल इशू है तो हमारे वार्ड ऑफिसर साहब ने ये कहा है कि आप इसके बारे में आपकी जो डिफ़िकल्टी है तो आप इसके बारे में हायर अथॉरिटी को आप निवेदन दे दो और उसके बारे में वो निर्णय ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये जो है कि जो वहाँ पे धंधा करता है उसकी बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी है, लेकिन एक मानवीयता के हैसियत से हमने ये भी कहा कि अगर आप दोनों के बीच में कोई अगर संघर्ष हो रहा है तो हमें आप वहाँ बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे और आपका जो मैटर है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से मराठी भाषा को लेकर, मराठी में बोर्ड लगाने को लेकर एक बार ये फिर से मुद्दा गरमाया है महाराष्ट्र में, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र सरकार की ये जिम्मेदारी भी है और महाराष्ट्र सरकार की यह मजबूरी है कि मुंबई में महाराष्ट्र में मराठी बोर्ड को लेकर लगातार सुर उठाया जा रहा है। हालांकि यह मुद्दा पहले राज ठाकरे ने उठाया था, लेकिन जब सरकार को यह पता लगा कि अगर राज ठाकरे इस मुद्दे पे अड़े रहे तो कहीं कहीं सैनिकों का जो वोट बैंक है, मराठी वोट बैंक, वो कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। इस लिहाज से महाराष्ट्र में खासकर शिवसैनिक को जो है इस मुद्दा उठाना पड़ा और लगातार मुंबई महानगर पालिका के द्वारा यह मुद्दा उठाया जा रहा है। अब सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि मुंबई में सभी दुकानों, होटल्स, रेस्टोरेंट के बाहर जो बोर्ड लगाए गए हैं वह मराठी भाषा में होना चाहिए। अगर आप अन्य किसी भाषा में बोर्ड लगाते हैं तो उसमें मराठी भाषा में लगाए गए अक्षरों को बड़ा रखना होगा, जिससे यह तय हो सके कि मराठी में बोर्ड लगा है।
इसको लेकर सरकार ने एक तय सीमा भी बनाई है, जिसमें 31 मई का आखिरी डेट दिया गया है। अगर मुंबई में सभी दुकानों के बाहर 31 मई तक मराठी में बोर्ड नहीं लगाए गए तो मनपा द्वारा एक्शन किया जाएगा, इस तरह की बात कही जा रही है, जिसको लेकर मुंबई बोरीवली एसोसिएशन द्वारा इस विषय को लेकर चर्चा की गई। इस चर्चा में खास तौर पर व्यापारियों ने मनपा अधिकारियों से आग्रह किया है कि जो 31 मई का समय दिया गया है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बोर्ड लगाने वाले और बोर्ड बनाने वाले दोनों का रेट्स काफी बढ़ गया है। लोग मौके पर मिल नहीं रहे हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो शादी विवाह और संस्कारों के लिए अपने पैतृक गांव गए हैं। ऐसे में उनके आने में देर हो सकती है, इस लिहाज से भी इस पर अमल करना जरूरी होगा। लेकिन जिस तरीके से मराठी में बोर्ड लगाने की बात कही गई है सत्य प्रकाश, वहां पर बहुभाषी लोग हैं, महाराष्ट्र मुंबई में बहुभाषी लोग हैं, तो क्या उनके लिए जो समस्या होगी उसके निवारण के लिए कोई बात यहाँ पर रखी गई है कि हिंदी में भी कुछ बोर्ड लगाए जाए? बिल्कुल, सरकार की तरफ से यह गाइडलाइन है कि आप मराठी के अलावा अन्य भाषा में भी बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन मराठी भाषा में आपको बोर्ड लगाना अनिवार्य है, क्योंकि मुंबई में खासकर महाराष्ट्र में मराठी मुद्दा अक्सर उठता रहा है। ऐसे में जिस तरह से राज ठाकरे ने पहले इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद से लगातार यह मांग सरकार में भी उठाई गई। सरकार ने इस बात को माना। अब सरकार ने जीआर पास कर दिया है कि मुंबई में रहने वाले सभी दुकानों, सभी दुकान मालिक को ये आदेशित किया गया है कि आप अपनी दुकानों के बाहर मराठी भाषा में बोर्ड लगाएं, अन्यथा मुंबई महानगर पालिका का एक्शन शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर तय सीमा बताई गई है। अगर इस तय सीमा में काम नहीं होता तो जाहिर तौर पर मुंबई मनपा का एक्शन होगा। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।